अब विचार विमर्श करेंगे हम अपने भारत की समय मापन प्रणाली के ऊपर। थोड़ी समय के लिए भूल जाइए लाइट ईयर, नैनो सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स, क्योंकि अब जो सूचना आपके सामने आएगी वो समय मापन प्रणाली के पाश्चात्य वैज्ञानिकों को भारतीय संस्कृति पर गर्व करने के लिए बाध्य कर देगी। और यह सूचना या ये जो जानकारी है हमारे सर्वोच्च पूजित ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित है। जिस राष्ट्र का ज्योतिष इतना सशक्त हो कि सूर्य एवं चंद्र ग्रहण कब होगा, कहाँ होगा, कितनी देर का होगा, अवधि क्या होगी, अगर इन बातों की गणना उंगलियों पर बैठे बैठे की जा सके तो निश्चित रूप से बात गर्व के साथ साथ गंभीर भी हो जाती है। सोचिए समय की कितनी सूक्ष्म गणना की गई होगी इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए कि बिना किसी आधुनिक यंत्र के आपकी सारी गणनाएं सटीक सिद्ध हो जाएं। तो आइए एक दृष्टिपात करते हैं अपनी इन्हीं प्राचीन मापन प्रणाली के ऊपर जो हमें समय का बोध कराती हैं। तो जो प्रारंभ है मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ले रहा हूं उन चीजों को। कृति सेकंड का 1 सेकंड का 34,000वां भाग होता है। एक त्रुटि सेकंड का 300वां भाग होता है। 2 त्रुटि मिलकर निर्माण करते हैं एक लव का। एक लव इक्वल होता है एक क्षण के। जब 30 क्षण की अवधि हो जाती है तो हम उसको एक विपल कहते हैं। 60 विपल इकट्ठा होने पर एक पल बनता है। 60 पल जब इकट्ठा हो जाएं तो हम उसको एक घड़ी कहते हैं। घड़ी का मतलब यहाँ वो वॉल क्लॉक वाली बात नहीं है, एक घड़ी। जब 2.5 घड़ी यानी 2.5 घड़ी जब अवधि होती है हम उसको एक होरा कहते हैं। 24 होरा का एक दिवस होता है। 7 दिवस का एक सप्ताह होता है। 4 सप्ताह जब मिल जाते हैं तो एक माह की अवधि हो जाती है। 2 माह मिलकर एक ऋतु का निर्माण करते हैं। जब 6 ऋतुएं इकट्ठा होती हैं तो एक वर्ष का निर्माण होता है। और जब 100 वर्ष की अवधि इकट्ठा की जाती है तो एक शताब्दी बनती है। 10 शताब्दियां जब एक साथ इकट्ठा होती हैं तो एक सहस्राब्दी बनती है। 432 सहस्राब्दी की एक युग बनता है। जी हाँ, देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक आ गए, युग पर आ गए हम। जब 2 युग की अवधि को आप इकट्ठा करते हैं तो एक द्वापर युग बनता है। अगर 3 युगों की अवधि को इकट्ठा करें तो एक त्रेता युग बनेगा। और 4 युग की जो अवधि है वो सतयुग कहलाती है। अगर हम कलयुग प्लस द्वापर प्लस त्रेता प्लस सतयुग इन चारों युगों का योग निकालें तो बनता है एक महायुग। 76 महायुग यानी जब 76 महायुग की अवधि इकट्ठा कर ली जाती है तब एक मनवंतर का निर्माण होता है। यदि 1000 महायुगों का अवधि को आप एक जगह एकत्रित कर लें तो एक कल्प का निर्माण होता है। एक नृत्य प्रलय एक महायुग के बराबर होती है जिसमें धरती पर जीवन अंत और फिर से आरंभ होता है। एक नैमित्तिका प्रलय एक कल्प के बराबर होती है जहां पर देवों का अंत और जन्म होता है। एक महाकाल 730 कल्प की अवधि जब एकत्रित हो जाती है तो एक महाकाल का निर्माण होता है। और महाकाल के निर्माण का तात्पर्य यहाँ यह है कि ब्रह्मा का अंत और पुनर्जन्म। तो इस प्रकार से आपने देखा कि समय मापन प्रणाली कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन कर रही है और कितनी सुदृढ़ है।